इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। पता है? उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी थी, जो कि मोतीलाल जी की दूसरी पत्नी थी। उनकी प्रथम पत्नी का प्रसव के दौरान निधन हो गया था। दूसरी पत्नी से ये 3 बच्चे थे, एक 2 बहनें विजयलक्ष्मी और कृष्णा, और एक हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय इलाहाबाद जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस, उस समय भारत गुलाम था। पता है आपको? भारत गुलाम था। उस समय जो इलाहाबाद नगर था वो उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस में आता था। जब आज इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है और वो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। पंडित नेहरू, ऐसा कहा जाता है कि बचपन से काफी मेधावी छात्र थे और उनकी लगभग शिक्षा एक अंग्रेजी शिक्षक द्वारा ट्यूशन पढ़ाते हुए घर पर ही हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे ब्रिटेन से बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त की थी और 29 दिसंबर 1885 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं द्वारा स्थापित की गई थी, सबसे पहले उसका जो एक संगठन है कांग्रेस सेवा दल, उसके सदस्य बने और उसमें काफी वर्ष तक उन्होंने अपनी सेवाएं की। नेहरू बैरिस्टरी की डिग्री इंग्लैंड से लाने के बाद जब भारत आए थे, वो गांधी जी से काफी प्रभावित थे, क्योंकि नेहरू का जो परिवार था वो एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे और एक धनी परिवार से। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ा और गांधी जी की तरह खादी कुर्ता और सिर में गांधी कैप लगाना शुरू। और इस राष्ट्रवादी जो आंदोलन, जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन उस समय गांधी जी द्वारा अफ्रीका से पुनः भारत आने के बाद जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उसके वे भागीदार बने और उसमें एक बखूबी भूमिका उनके द्वारा निभाई गई थी कि भारत को आगे लाने के लिए, भारत में औपनिवेशवाद मिटाने के लिए उनके द्वारा महत्वपूर्ण जो है गांधी जी के नेतृत्व में कार्य किए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे कांग्रेस सेवा दल के सदस्य बने तो विभिन्न जो उस समय की अंग्रेजी सरकार थी, जो लोगों पे अत्याचार करती थी, उनके खिलाफ काफी आंदोलन हुए। आंदोलन से क्या हुआ कि आंदोलन जो करता था उसे अंग्रेजी सरकार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन लोगों को गिरफ्तार करती थी जो लोग आंदोलन करते थे। ऐसी गिरफ्तारी में नेहरू कुल मिलाकर 3259 दिन जेल के अंदर रहे। मतलब अपने जीवन के 9 साल हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने जेल के अंदर बिताए। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने जीवन के 9 साल बिताए। आप में से कई 12 साल के होंगे, कई 17 साल के होंगे। आप भी सोचिए अगर आप अपने जीवन के 9 साल कारावास में बिताते हैं। कारावास में बिताने का मतलब है कि आप बाहर के लोगों से नहीं मिल सकते। आपके पास एक छोटा सा कमरा होता है और आपके पास केवल कलम, पेन, कॉपी ऐसी चीजें होती है जिससे आप केवल चित्र उकेर सकते हैं या 2 टाइम का भोजन कर सकते हैं। लेकिन नेहरू ने वहां रहते हुए 1929 में आपने पढ़ा होगा पिता के पत्र पुत्री के नाम, उन्होंने उनकी जो पुत्री थी इंदिरा गांधी, उनको उस समय पत्र लिखे थे। 1929 में जेल में रहे। उसके बाद नेहरू ने साहित्य में काफी योगदान दिया। 1935 के अंदर नेहरू ने अपनी खुद की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी स्वयं की जीवनी लिखी, जो कि 1936 में संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रकाशित हुई। और उसके बाद 1945 में नेहरू ने एक पुस्तक और लिखी थी, भारत की खोज। आपने पढ़ा होगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि कक्षा 7वीं में राजस्थान सरकार के पाठ्यक्रम में पढ़ाई की जाती है और केंद्र सरकार में कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत कैसे बना, वो उन्होंने भारत की खोज नामक उस पुस्तक में लिखा। नेहरू गांधी के पथ पर चलते हुए, उनके साथ चलते हुए उन्होंने खादी कुर्ता और धारण तो किया, लेकिन नेहरू का जो राजनीति करने की जो इच्छा थी वो बाकी उस समय की जो पार्टियां थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, दलित संघ या अन्य जो क्षेत्रीय दल थे उनसे अलग थे। बाकी दल चाहते थे कि हम प्रजामंडल स्थापित करें और जो हमारा राजा है उसकी छत्र छाया में जनता को उत्तरदायी शासन। लेकिन नेहरू की ऐसी सोच नहीं। नेहरू चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज्य मिले और नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये मांग की थी कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए और 26 जनवरी को ये मांग की थी कि ये झंडा जो हमने थामा है इसकी
रक्षा करना आप सभी भारतीयों का कार्य है कि ये जो झंडा तिरंगा आज हमने हमारे हाथ में थामा है, ये ऐसा ही हमारे हाथ में बना है। नेहरू से काफी लोगों की काफी मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन गलतियां सब में होती है, आप में, मुझ में, सब में हो सकती है, लेकिन अच्छी बातों को लेकर चले तो नेहरू ने काफी ऐसी अच्छी बातें की जिन्हें हमें मानना चाहिए और आगे के जो भविष्य के नेता है वो चाहते हैं कि नेहरू जैसे। नेहरू 58 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने, उसके कई कारण हो सकते हैं। उससे पहले नेहरू कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है यदि आप हमेशा सच बोलें। ये नेहरू कहते हैं कि आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है यदि आप हमेशा सच बोलें। दूसरा, नेहरू जो है उनके अधिकारों की भी, उनकी बोलने की आज़ादी की भी रक्षा करते हैं जिनसे वो सहमत नहीं है। इसका स्पष्ट उदाहरण नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल में तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जगह मिला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो चाहते थे, उनके जो मत थे, उनसे कतई नेहरू सहमत नहीं थे, लेकिन प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया ताकि वे चाहते थे कि एक अच्छे व्यक्ति है, ये कानून के क्षेत्र में अच्छे काम करेंगे, भले ही मैं इनसे सहमत नहीं हूँ लेकिन मैं इनके बोलने के अधिकारों की रक्षा करूँ। आज जैसे भारत की या विश्व की राजनीति में मंत्रिमंडल में जगह मिलना जाति के आधार पर डिसाइड किया जाता है, लेकिन जो नेहरू का मंत्रिमंडल था वो क्षेत्र से नेता उठा के अपने मंत्रिमंडल में जगह देने पड़ते। लगभग नेहरू के मंत्रिमंडल में भी कई जातियों और कई धर्मों के लोग थे, लेकिन वो धर्मों और जातियों के आधार पर उठाए गए नहीं थे। वो एक क्षेत्र से, उस क्षेत्र में जो प्रभाव रखते थे, जैसे कानून मंत्री उसी को बनाया गया जिसने लॉ के अंदर सबसे अधिक डिग्री हासिल की, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बने। शिक्षा के अंदर उस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्ञान रखते थे। ऐसे काफी क्षेत्रों में गृह मंत्री, जो इंटरनल, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो कि भारत के आंतरिक चीजों को देखता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत का पूरा आंतरिक ज्ञान रखते थे, देशी राजाओं से मेल मिलाप करना जानते थे और 565 रियासतों का एकीकरण कौन करेगा, ये नेहरू की दूरदर्शी सोच की। 565 जो भारत की विभिन्न रियासतें, केंद्र शासित प्रदेश और ठिकाने हैं, इनको एक अगर कुछ कर सकता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। ऐसे ही आगे और नेहरू की बात करें तो नेहरू 58 साल की उम्र में जो प्रधानमंत्री बने, उस समय वो ब्रिटिश डोमिनियन ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश उपनिवेश था, उसके प्रधानमंत्री बने, जिसके राजा किंग जॉर्ज थे। लेकिन बाद में जब हमारा संविधान पूरा बना, तब 26 जनवरी 1950 को नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने। आपको शायद पता नहीं होगा भारत का पूरा नाम क्या है। हमारा जो भारत है, संविधान के अनुसार हमारे देश का पूरा नाम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, भारत गणराज्य। भारत गणराज्य के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू 26 जनवरी 1950 को बने। उससे पहले नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटिश डोमिनियन ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री थे, जो कि उनकी मांग के अनुसार 1929 में लाहौर के अंदर उन्होंने जो मांग रखी थी कि हमको एक स्वतंत्र भारत राज्य चाहिए, न कि किसी राजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन। तो 26 जनवरी 1950 को वो एक स्वतंत्र भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री। दूसरी ये बात कि नेहरू चाहते उस समय तानाशाह भी बन सकते, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी नेहरू ने तानाशाह बनने की नहीं कही। वे तानाशाह नहीं बने, जबकि लोगों के दिलों में राज करने वाले शहंशाह बने। और पहली बार उन्होंने 1952 में पंचवर्षीय योजना लागू की। पंचवर्षीय योजना का मतलब यह होता है कि आप जिस व्यक्ति को चुनते हैं वो आपके ऊपर केवल 5 साल राज कर सकता है, मतलब 5 साल के लिए जनसेवक चुने जाएंगे। वरना इससे पहले ये था 1947 में 15 अगस्त में जिन क्षेत्र से जिन लोगों को चुना गया था वे आजीवन के लिए उस पद पर रह सकते थे, लेकिन नेहरू ये चाहते थे कोई आजीवन तानाशाह या राजशाही ना हो। अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में या गांवों में या शहरों में लगातार चुने जाने वाले लोगों को चुनने से रोका और पंचवर्षीय योजना शुरू की, जिसमें 3 बार नेहरू उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते और 27 मई 1964 को हृदय गति रुकने से, दिल का दौरा पड़ने से उनका आकस्मिक निधन हुआ। निधन के बाद शांतिवन नाम की जगह पे उनका दाह संस्कार हुआ, जिसमें 15 लाख लोग सम्मिलित हुए थे। मतलब ये दर्शाता है कि नेहरू अपनी मृत्यु तक
भारत गणराज्य का प्रधानमंत्री रहने के बाद भी इस भारत क्षेत्र में अपनी इतनी पहचान रखता था कि उसके दाह संस्कार में 15 लाख लोग सम्मिलित थे। उपनिवेशवाद से निकालकर हमको यहाँ तक लाने वाला जो व्यक्ति था नेहरू, उसी के सिद्धांतों को चरितार्थ करने के लिए ये बाल दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है कि नेहरू जो सोचते थे, जो 58 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने जो भारत में एक नई गति दी, भारत में कुछ कर दिखलाया, वैसी सोच आज हमारे इन बच्चों में भी आए। ये बच्चे भी सोचे कि हम भारत को किस प्रकार ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। प्रथम IIT लाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। आज हमारी इच्छा रहती है कि IIT से पढ़े, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM लाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। उनके नाम पर भारत का सबसे बड़ा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। वहाँ पे एडमिशन पाना बहुत मुश्किल है, आप टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते और आप वहाँ से पढ़ के निकलते। आज हमारे भारत के काफ़ी गणमान्य लोग वहाँ से पढ़े हुए निकले। हमारे वर्तमान वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, कई नोबेल पुरस्कार विजेता उस विश्वविद्यालय से निकले हैं। दूसरा, आज जो हम सरकारी नौकरी लेने के लिए प्रयास करते हैं, आप लोग, हम लोग सरकारी नौकरी को प्राप्त कर चुके हैं। आप में से कई लोग आगे कोशिश करेंगे, आपके कई रिलेटिव्स कोशिश कर रहे होंगे। सरकारी नौकरी में जो पेंशन लाने का कार्य था, आज सरकारी नौकरी कोई क्यों चाहता है? क्योंकि 60 वर्ष की उम्र के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी उसको एक पेंशन का लाभ मिलेगा। वो पेंशन का लाभ भी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ऐसे काफी रोचक अभूतपूर्व कार्य उस समय नेहरू द्वारा किए गए। उनके ऊपर मतभेद भी होते हैं, लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि कुल मिलाकर यदि 16.5 वर्ष किसी व्यक्ति ने भारत गणराज्य पर राज किया है तो विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति का जो श्रेय है उसी व्यक्ति को जाता है। आज उनकी जन्म जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप जो विद्यार्थीगण हैं वो उन्हें अपना आदर्श मानते हुए ये कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा जो कुछ लिखा गया है, उनके द्वारा जो कुछ किया गया है, वो जो सपनों का भारत को सोचते थे, जो स्वतंत्रता की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, जातिवाद, भेदभाव सब कुछ मिटाने की आज़ादी जो नेहरू सोचते थे, वैसा हो। नेहरू ने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ाया था। इसका मतलब ये था कि हमारा जो भारत गणराज्य है वो ना तो किसी धर्म का समर्थन करेगा, ना ही किसी धर्म का विरोध करेगा। आज जो जातिवाद फैल रहा है उसकी परिकल्पना नेहरू उस समय ही कर चुके थे। उन्होंने अपने संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता सब जुड़ाया कि भावी भविष्य में भारत के अंदर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई लड़ाई ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ आप सब लोग नेहरू के जीवन को पढ़ें और अपने अंदर उसको